So students, we was doing application of common ion effect, okay, and solubility product. तो उसमें कल हमने फर्स्ट एप्लीकेशन कर ली थी और जो लेफ्ट आपके पास पड़ी हैं एप्लीकेशंस वो आज करेंगे. एंड सेकंड एप्लीकेशन ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट एंड द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज प्रिडिक्टिंग आयोनिक और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. ठीक, कि आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की हेल्प से कि प्रेसिपिटेशन होगी कि नहीं होगी. कैसे, अब मैं अभी बताता हूँ आपको. If the ionic product, that is product of the concentration of ions in the solution, exceeds the value of the solubility product of a sparingly soluble salt, the excess of ions will combine resulting in the formation of precipitate. ठीक, मान लो आपके पास, आपने ये देखना है, आपने ना बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट मिक्स किया. ठीक, और मिक्सचर में जो बेरियम प्लस 2 आयन की कंसंट्रेशन है वो हो गई 10⁻² मोलर और सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन हो गई 10⁻8 मोलर. ओके, ऐसे आपने मिक्सिंग करी है. क्लियर. तो जो बेरियम सल्फेट है उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या बन गया मिक्सचर में. सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम प्लस 2 आयन और कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन. इन दोनों के प्रोडक्ट को बोलेंगे ना सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ बेरियम सल्फेट. ये बना 10⁻² इंटू 10⁻8, तो ये कितना बना 10⁻10. ठीक, और वैसे जो बेरियम सल्फेट है उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना है 1 इंटू 10⁻10. मतलब आयंस की कंसंट्रेशन जस्ट अभी उस वैल्यू पे पहुंची है जिस वैल्यू पे उनको मल्टीप्लाई करके उसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जितना आंसर आए. ओके, मतलब अभी तक प्रेसिपिटेशन नहीं होगी. अगर ये कंसंट्रेशन की वैल्यू, जैसे ये सॉल्युबिलिटी, ये जो कंसंट्रेशन है इनका जो प्रोडक्ट करके, ठीक, जैसे जो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बेरियम प्लस 2 आयन और सल्फेट प्लस 2 आयन की -2 आयन की बनी, इनका प्रोडक्ट करके मान लो 10⁻6 आता आंसर, और 10⁻6 इज ग्रेटर देन 10⁻10. मतलब सॉल्यूशन में जितने प्रेसिपिटेशन के लिए आयन चाहिए होते हैं, जिस स्टेट पे सैचुरेशन स्टेट आती है उससे ज्यादा आयन हो चुके हैं, तभी तो ये प्रोडक्ट जो है वो एक्सीड कर रहा है इस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से. इट मींस जो एक्सेस ऑफ आयन होंगे वो प्रेसिपिटेट होना शुरू कर देंगे, क्योंकि 10⁻10 से ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आ ही नहीं सकता. तो अगर उनके आयंस का प्रोडक्ट जो है वो 10⁻6 बन रहा है, इट मींस जो एक्सेस में है आयंस, दे आर गोइंग टू गेट प्रेसिपिटेटेड आउट. ओके, तो उस टाइम प्रेसिपिटेशन होगी. और अगर आयनिक प्रोडक्ट की जो वैल्यू है सॉल्यूशन में, वो आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से कम आती है, तो उस टाइम प्रेसिपिटेशन नहीं होगी, क्योंकि अभी उतने आयंस ही नहीं पहुंचे हैं. मतलब अभी तक बेरियम सल्फेट अपनी सैचुरेशन स्टेट पे नहीं पहुंचा है, तो तब तक वो डिसॉल्व होता रहेगा. तो वो प्रेसिपिटेशन थोड़ी ना करवाएगा अगर डिसॉल्व होता रहेगा. ओके, क्लियर. तो इसलिए ये बात बोली है that if the ionic product, that is product of concentration of ions in solution, exceed the value of solubility product of a sparingly soluble salt, the excess of ions will combine resulting in the formation of precipitate. ओके, चलो अब ये न्यूमेरिकल नंबर 1 है, ये करते हैं, इससे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगा आपका. क्वेश्चन है, given that the solubility product of barium sulfate is 1 into 10⁻10, जो आपके पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ बेरियम सल्फेट का वो कितना है 1 into 10⁻10. विल अ प्रेसिपिटेट फॉर्म, क्या प्रेसिपिटेट बनेंगे व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 into 10⁻10 मोलर. जब आपने क्या किया, लेट अस से XML ऑफ 2 into 10⁻3 मोलर बेरियम क्लोराइड लिया. ओके, सिमिलरली आपने दूसरी साइड क्या लिया, XML ऑफ, सेम वॉल्यूम लेना ना, XML ऑफ 2 into 10⁻10 मोलर सोडियम सल्फेट. सॉल्यूशन आर मिक्स्ड. मिक्स्ड का मतलब क्या है, जब इन दोनों को आप एक कंटेनर में डाल दोगे. ओके, तो इक्वल वॉल्यूम लिया है, तो ये जो वॉल्यूम बनेगा दैट विल बी द डबल. इक्वल वॉल्यूम है ना दोनों का, तो इसका वॉल्यूम कितना बनेगा, ये जो मिक्सचर है इट विल बी 2x. ओके, क्लियर. तो आपने देखना है कि ये जो मिक्सचर है इसमें, इन्होंने पूछा ना कि बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट आउट होगा कि नहीं होगा. इसमें आपने देखना है कि ये जो मिक्सचर है इसमें बेरियम प्लस 2 आयन की कंसंट्रेशन क्या है और इस मिक्सचर में सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन क्या है. ये दोनों नोट करनी है आपने इस मिक्सचर में. ठीक,
तो ये जो कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट आएगा इस मिक्सचर में, ये नहीं देखने की इनिशियली क्या मिक्स किया है, उसको छोड़ो। ये जो आपके पास जो रिजल्टिंग मिक्सचर आ रहा है, इसमें देखना है बेरियम प्लस 2 आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी और सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, और उनका प्रोडक्ट नोट करना है। ठीक है, और उसकी वैल्यू देखेंगे हम कि वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के साथ कंपैरिजन करेंगे। अब देखते हैं, देखो जो आपने बेरियम क्लोराइड डाला है उसकी कंसंट्रेशन 2 इंटू 10⁻10 -3 मोलर है, बट इस सॉल्यूशन में उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, इस सॉल्यूशन में उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, वॉल्यूम डबल हो चुका है। हालांकि बेरियम क्लोराइड की अमाउंट उतनी ही होगी जितनी इस सॉल्यूशन में थी। तो आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम क्लोराइड इन मिक्सचर वो कैसे निकलेगी, उसके लिए आपको मोलैरिटी इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेगी, m1v1 इक्वल टू m2v2। ये m1v1 क्या है, उसका इनिशियल, इनिशियल वो किस मोलैरिटी पे है और किस वॉल्यूम पे लिया है आपने, और m2v2 क्या है, उसका फाइनल, कि फाइनली वो क्या बन रहा है। ठीक, तो इसमें इनिशियल इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, इनिशियल कंसंट्रेशन है 2 इंटू 10⁻³ मोलर, और उसका वॉल्यूम हमने xml कंसिडर कर लिया। तो m1 की वैल्यू 2 इंटू 10⁻³ इंटू उसका वॉल्यूम xml। ओके, और उसकी जो फाइनल, फाइनल वो किस में चला गया, इस मिक्सचर में है ना, वो फाइनल कंसंट्रेशन क्या है वो तो हमने निकालनी है, m2 तो निकालना है। b2 की वैल्यू कितनी है, डबल हो रहा है ना वॉल्यूम, 2x डबल ही हो रहा है क्योंकि इक्वल वॉल्यूम लिया था, तो हमने इसके अकॉर्डिंग की एजम्पशन करी है। ठीक, तो आपने यहाँ पे लिख देना m2 की वैल्यू आपने निकालनी है और वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है 2x। m2 comes out to be 2 into 10⁻³ into x by 2x। तो यहाँ से m2 की वैल्यू कितनी आ गई 10⁻³ मोलर। ठीक, मतलब ये जो सॉल्यूशन है, ये जो मिक्सचर बन रहा है, इसमें बेरियम सल्फेट की कंसंट्रेशन, बेरियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन कितनी है 10⁻³ मोलर। सो concentration of barium chloride in mixture is 10⁻³ molar। Similarly, आपने निकालनी है concentration of sodium sulfate in mixture, तो ये कितनी आ जाएगी, ये भी ऐसे ही निकाल लोगे मोलैरिटी इक्वेशन अप्लाई करके। ठीक, और आपको दिख रहा है जो वैल्यू है वो इसका हाफ हो जाएगा। जैसे बेरियम क्लोराइड के लिए क्या हो, बेरियम क्लोराइड के लिए क्या हुआ, जो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू थी उससे हाफ हो गई ना वैल्यू मिक्सचर में उसकी कंसंट्रेशन। तो सोडियम सल्फेट की कंसंट्रेशन कितनी है सॉल्यूशन में, 2 इंटू 10⁻⁴। तो वो बन जाएगी 2 इंटू 10⁻⁴, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, ये आप खुद करोगे अब, डिवाइड बाय 2, तो ये बन जाएगी 10⁻⁴ मोलर। ओके, क्लियर। और आपको पता है जो बेरियम क्लोराइड है और ये जो सोडियम सल्फेट है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इट मींस जितनी बेरियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन है उसकी वजह से उतने ही बेरियम प्लस 2 आयन बनेंगे। तो बेरियम प्लस 2 आयन की कंसंट्रेशन क्या है मिक्सचर में 10⁻³ मोलर। सिमिलरली सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन क्या है मिक्सचर में, जो सोडियम सल्फेट की कंसंट्रेशन है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 10⁻⁴ मोलर। सो नाउ वी विल चेक आयोनिक प्रोडक्ट, बेरियम प्लस 2 आयन और सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन का आयनिक प्रोडक्ट। ओके, तो आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, बेरियम प्लस 2 आयन की कंसंट्रेशन कितनी है 10⁻³, सल्फेट की 10⁻⁴, तो मल्टीप्लाई करके कितना बन रहा है 10⁻⁷। ठीक है, जो आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, कितना है इसका 1 इंटू 10⁻⁻10 है ना। ठीक, तो आयनिक प्रोडक्ट इज कमिंग आउट ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। मतलब इसका मतलब क्या है, जब आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा आ जाए उसका मतलब है कि आयन से ज्यादा हो चुके हैं, मतलब जितने सैचुरेटेड स्टेट के टाइम प्रेजेंट होते हैं उससे भी ज्यादा आयंस हो चुके हैं। इट मींस प्रेसिपिटेशन होना फाइनल है, इट मींस प्रेसिपिटेशन विल अकर, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे मैं रूल ही लिख देता हूँ कि इफ आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट देन प्रेसिपिटेशन विल अकर। अगर अदरवाइज हो, मतलब आयनिक प्रोडक्ट लेस देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो, नो प्रेसिपिटेशन विल अकर। ओके,
तो बस ऐसे करने होते हैं क्वेश्चन। फाइन, तो ये आपका ऐसे प्रेडिक्शन कर सकते हो कि इन जब दो सॉल्यूशन को मिक्स करोगे उनमें प्रेसिपिटेशन होगी कि नहीं होगी। ओके, और सिमिलर प्रेसिपिटेशन होने क्यों थी, क्योंकि वैसे भी बेरियम सल्फेट स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है जो बन रहा था, जो प्रोडक्ट है। ठीक, क्योंकि आपको पता है ना बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट मिलके बेरियम सल्फेट बनाएंगे। ओके, बट अगर आपके पास यहाँ पे आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू लेस देन आती है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट से, ठीक, तो उस टाइम प्रेसिपिटेशन नहीं होनी थी। गॉट इट? चलो नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल है ये वाला। इसके केस में इक्वल वॉल्यूम नहीं है। नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, predict whether a precipitate will formed or not on mixing 20 ml of 0.01 normal NaCl with 80 ml of 0.01 normal AgNO3। ठीक, यहाँ पे नॉर्मेलिटी गिवन है आपको। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का रिलेशन याद है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एसिडिटी और बेसिसिटी। ओके, क्लियर? और वैसे बता दूं कि जो नॉर्मेलिटी है NaCl के लिए भी जो नॉर्मेलिटी है वही मोलैरिटी आनी है, और AgNO3 के लिए भी जो नॉर्मेलिटी है वही मोलैरिटी आनी है। ठीक है, तो मोलैरिटी कितनी है NaCl की कंसंट्रेशन मोलैरिटी के टर्म में कितनी आ गई? 0.01 मोलर। और AgNO3 की कितनी आ गई? 0.01 मोलर। ओके, चलो ये तो हो गया पार्ट। ठीक, कंसंट्रेशन मोलैरिटी के टर्म में चाहिए होती है हमें। जब भी हमने जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनमें मोलैरिटी के टर्म में कंसंट्रेशन ली हुई है ना, तो इसलिए फिर मोलैरिटी के टर्म में आना पड़ा। नाउ व्हाट दे आर सेइंग कि आपने मिक्सचर बनाया, उसमें 20 ml डाला है आपने NaCl जिसकी कंसंट्रेशन मेंशन आपको ये रही, और उसमें 80 ml डाला है आपने AgNO3। ओके, मतलब टोटल इस मिक्सचर का वॉल्यूम कितना है? 100 ml। ओके, क्लियर? तो बताओ जी, आपको पता है रिएक्शन क्या होता है? NaCl प्लस AgNO3 इज गोइंग टू गिव AgCl प्लस NaNO3, है ना, यही होता है। और आपको पता है AgCl की प्रेसिपिटेशन हो जाती है, बट प्रेसिपिटेशन कब होगी? अब ऐड कर लो, जो 10th तक पढ़ते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा अब एडिशन होनी शुरू होगी। प्रेसिपिटेशन कब होगी? जब सॉल्यूशन में Ag+1 आयन और Cl नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन जो है, जो इनकी वजह से बनेंगे, इन दोनों की वजह से, ये कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है जिसको हम बोलेंगे आयनिक प्रोडक्ट, वो ग्रेटर हो जाए सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट से। ठीक, क्लियर? तो कैलकुलेट करनी है कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव आयन इन सॉल्यूशन। ठीक, तो वही क्या करना पड़ेगा? M1V1 इक्वल टू M2V2। इनिशियल मोलैरिटी कितनी है AgCl की, सॉरी AgNO3 की? 0.01। और उसका कितना वॉल्यूम ऐड किया था आपने? उसका वॉल्यूम ऐड किया है 80 ml। V1 80 है। M2 कितना है ये तो निकालना है, सोल्यूशन में उसकी कंसंट्रेशन क्या है वो तो निकालनी है। और V2 टोटल जो मिक्सचर का वॉल्यूम बना वो कितना बना है? 100 ml इंटू 100। तो यहाँ से M2 की वैल्यू क्या आई? 0.01 इंटू 80/100। तो ये आ गया M2 comes out to be 0.008 मोलर। मतलब इस सॉल्यूशन में जो ये किसकी कंसंट्रेशन आई? ये आई है AgNO3 की कंसंट्रेशन कितनी है? और AgNO3 की एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इट मींस यही कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव आयन है इन दी सॉल्यूशन, इन दी मिक्सचर सॉल्यूशन। ओके, सिमिलरली आपने Cl नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ऐसे निकाल लेनी है, सॉरी हाँ, Cl नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? जो NaCl की कंसंट्रेशन होगी इन दी सॉल्यूशन, तो वो निकाल लें। वो कैसे निकलेगी? कंसंट्रेशन ऑफ NaCl इन सॉल्यूशन, वो कैसे निकलेगी? M1V1 इक्वल टू M2V2। ठीक, तो ये इनिशियल है, ये आफ्टर मिक्सिंग। ठीक, तो आपके पास इनिशियल M1 की वैल्यू कितनी है? NaCl की कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी है? 0.001। और वॉल्यूम कितना था? 20। M2 की वैल्यू निकालनी है, वॉल्यूम कितना हो चुका है? 100। तो M2 वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.001 इंटू 20/100। तो M2 की वैल्यू आ गई 0.001 इंटू 0.2। दिस कम्स आउट टू बी 0.0002।
मोलर, ये कंसंट्रेशन आ गई है NaCl की इन दी मिक्सचर, इस मिक्सचर में। ओके, और यही कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव आयन है, क्योंकि NaCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, तो अब निकालो कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव आयन और कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव आयन, आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल रहा हूँ, कितनी बन रही है, 0.0 कितना था Ag पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, 0.008 इंटू 0.0002, तो इसको सॉल्व कर लो, ये है 8 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻7, 16 इंटू 10⁻⁻7 बन रही है, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻6 बन रही है। ओके, तो ये आपके पास आयनिक प्रोडक्ट आ रहा है। आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कितना है, कम है। ठीक, एज आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, प्रेसिपिटेशन अकर, प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। ओके, तो ये एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन इज डन नाउ। नाउ द थर्ड एप्लीकेशन, ओके, इन एक्सप्लेनिंग सॉल्टिंग आउट और प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, कई बार हम कॉमन आयन इफेक्ट का यूज करके किसी सॉल्युबल सॉल्ट को भी प्रेसिपिटेट आउट करवा सकते हैं। कैसे, नहीं मतलब समझ लगा होगा। मान लो आपके पास ये NaCl का सॉल्यूशन है, NaCl इज अ क्वाइट सॉल्युबल सॉल्ट। ओके, क्लियर, आपने उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया, वो मतलब उससे ज्यादा नहीं घुलने वाला। ठीक, अब इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन से अगर NaCl को आपने पास करवाना है, आपने प्रेसिपिटेट आउट करवाना है, क्या करो, इसमें से HCl गैस पास करवा दो। ऐसा क्या हुआ, ऐसा करने पे NaCl जो है वो Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन बनाता है, हालांकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, फिर भी हम कह सकते हैं ना इक्विलिब्रियम है, जो ऑलमोस्ट राइट हैंड साइड शिफ्ट है, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। HCl जब गैस पास करवाओगे तो उसकी वजह से प्रोड्यूस होंगे Cl नेगेटिव आयन, उन Cl नेगेटिव आयन से कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव आयन बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, इक्विलिब्रियम बैक शिफ्ट कर जाएगा। तो जैसे ही आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl में से HCl को पास करवाओगे तो NaCl प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। तो NaCl प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वही वो सॉल्टिंग आउट बोलते हैं, इसी फिनोमिना को सॉल्टिंग आउट बोलते हैं। ओके, when in the saturated solution of a salt in equilibrium with its own ion, the concentration of any one of the ion is increased by adding a suitable electrolyte containing a common ion. Ionic product exceed the solubility product. वैसे करने पे क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट जो है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू से बढ़ जाता है, वो घुले हुए सॉल्ट की। क्यों, क्योंकि एक आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने से आयनिक प्रोडक्ट पे इफेक्ट पड़ेगा ना। क्लियर, जैसे NaCl के केस में आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है, Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन। ओके, जैसे ही आपने HCl पास किया तो क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ी, तो दोनों का प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ गई। ठीक, और अगर प्रोडक्ट की वैल्यू जो है, आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा हो जाए, उसी टाइम प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाती है। एज अ रिजल्ट द सॉल्ट इज प्रेसिपिटेटेड आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन। ओके, कुछ एक इसके एग्जांपल हैं जो डे टू डे लाइफ में यूज भी होते हैं इंडस्ट्रीज में, लाइक इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट की प्यूरिफिकेशन में ये मेथड यूज किया जाता है। कॉमन सॉल्ट obtained from natural resources containing insoluble as well as soluble impurities. A saturated solution of salt is prepared. Insoluble impurities are filtered off. वो तो फिल्टर करके निकल जाती हैं, बट soluble impurities कैसे निकालती हैं, दो the remaining saturated solution, जो बचा रिमेनिंग saturated solution उसमें से HCl गैस पास करवाई। एज अ रिजल्ट क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज, जिसकी वजह से आयनिक प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ। इन्होंने Q से डेजिग्नेट किया हुआ है, आप IP भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। Exceed KSP, hence pure NaCl is precipitated out। उसी टाइम NaCl जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। सेकेंड, सोप की मैन्युफैक्चरिंग में भी ये मेथड यूज होता है, इन सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप। जब सोप की प्रेपरेशन होती है, जो सोप के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर, तो उनको बाहर निकालने के लिए सॉल्ट, यही वाला मेथड यूज किया जाता है। ये शायद आपने एक्टिविटी भी करी हो 10th में, प्रैक्टिकल में करवाते हैं 10th में वैसे। सोप इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। सोप का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला ये होता है, तो ये अपने आयंस के साथ इक्विलिब्रियम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इन दी सॉल्यूशन। ओके, ऑन एडिंग कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेस ऑफ NaCl, जब आप NaCl ऐड करोगे तो इट मींस आप Na पॉजिटिव आयन ऐड कर रहे हो,
NaCl की वजह से जो Na पॉजिटिव आयन ऐड होंगे उसकी वजह से Na पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ऐड हो जाएगी, तो ये इक्विलिब्रियम बैक शिफ्ट कर जाएगा और आपके ये जो मॉलिक्यूल हैं सोल्ट के, सॉरी सोप के, वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। तो ऐसे सोप को प्रेसिपिटेशन करवाने के लिए NaCl डालना पड़ता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप करवाते हैं स्कूल में, तो उसमें वो जब मैन्युफैक्चर हो भी जाता है तो सॉल्यूशन से बाहर नहीं आ रहा होता सर, प्रेसिपिटेट आउट नहीं हो रहा होता, उसको प्रेसिपिटेट करवाने के लिए NaCl ऐड करना होता है हमें। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, सिमिलरली सोडियम बाइकार्बोनेट जब बन जाता है तो ये वाटर सॉल्युबल होने होता है, ठीक है। तो इसको प्रेसिपिटेट आउट करवाने के लिए क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं, ठीक, क्योंकि ये भी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इक्विलिब्रियम में आ रहा होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड पास करने पे ये जो सोडियम कार्बोनेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, आप ऐसे लिख लो इसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज इक्विलिब्रियम क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ओके ये। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे ये इक्विलिब्रियम बैक शिफ्ट कर जाएगा, तो आपका क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। अदरवाइज वो प्रेसिपिटेट आउट नहीं रहेगा, वो डिसॉल्व फॉर्म में रहेगा। ओके चलो, तो ये आपके पास कुछ एक एग्जांपल हैं इस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के, दैट इज बेस्ड ऑन द कॉमन आयन इफेक्ट एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ओके, और ये वाला तो आपने आगे प्रैक्टिकल्स में भी यूज करना है इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक, क्वांटिटेटिव नहीं, यहाँ पे क्वालिटेटिव कर लो। हालांकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी हो सकती है, बट क्वालिटेटिव ही रखो यहाँ पे, ठीक है। ये सिंपल एनालिसिस लिख दो, ठीक। जैसे आपके पास क्या होता है, आपको मान लो कल को आप साइंटिस्ट बन जाते हो, आपको कोई डिगिंग के दौरान, ठीक है, अर्थ डिग हुई, उसके दौरान आपको कोई नया स्टोन सा मिला, आपको पता लगाना है कि ये स्टोन में क्या है, ये कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, कौन सा किसका स्टोन है ये, इसमें कौन सा कैटायन है, कौन सा एनायन है, ठीक। तो आप क्या करोगे, आप उसके लिए कुछ एक टेस्ट करवाओगे और उसको कंपेयर करोगे जो एग्जिस्टिंग डाटा होगा उसके साथ। जैसे मान लो आपने एक टेस्ट करवाया जो कैल्शियम वाला टेस्ट होता है, आपको पता है कैल्शियम कौन कौन से टेस्ट देता है, ये आपने ऑलरेडी करके देखा हुआ है। आपने उस स्टोन के लिए कैल्शियम वाला टेस्ट करवाया, आपने देखा कैल्शियम पॉजिटिव आ रहा है, इट मींस उस स्टोन में कैल्शियम तो है। ऐसे ही आप बाकी आयंस के लिए भी देख सकते हो, ठीक। तो ये करते हैं, इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसमें आपको एक सॉल्ट दिया जाता है, आपको +1 में भी शायद करवाया जाएगा अगर स्कूल लगे तो सॉल्ट दिया जाएगा आपको, और आपको बोला जाएगा कि पता लगाओ कैल्शियम आयन है कि मैग्नीशियम, कौन सा कैटायन है और कौन सा एनायन है, ठीक है, क्लियर। जो कैटायन होता है उसको बेसिक रेडिकल बोला जाता है, क्योंकि सॉल्ट बनते टाइम आपके पास रिएक्शन क्या होती है, एसिड प्लस बेस इज गोइंग टू गिव सॉल्ट प्लस वाटर ना। एग्जांपल के लिए जैसे HCl प्लस NaOH इज गोइंग टू गिव NaCl प्लस H2। तो NaCl में जो कैटायन है वो किसकी वजह से आया, बेस की वजह से, इसलिए बोलते हैं NaCl में जो Na पॉजिटिव आयन है वो बेसिक रेडिकल है। और जो क्लोराइड है वो किसकी वजह से आया, HCl की वजह से, तो क्लोराइड जो है वो क्या है, वो एसिडिक रेडिकल है, ठीक है। इनको कैटायन एनायन ना बोल के इसको बेसिक रेडिकल और इसको एसिडिक रेडिकल भी बोल सकते हैं। ओके क्लियर, आपको प्रैक्टिकल में आप यही वर्ड यूज करते हो। बेसिक रेडिकल का मतलब जो बेस से आया हो सॉल्ट में, और एसिडिक रेडिकल का मतलब जो एसिड से आया हो, ठीक। तो आप ये वाला जो कंसेप्ट कॉमन आयन इफेक्ट और जो KSP वाला कंसेप्ट है, ये हम सॉल्ट एनालिसिस में जो कैटायन है उसकी कंफर्मेशन के लिए यूज करते हैं टेस्ट की तरह, ठीक। कैसे, आप सॉल्ट का जो है एक सॉल्यूशन बना लेते हो, उसको बोलते हैं ओरिजिनल सॉल्यूशन। ये कैसे बनता है इसकी बात छोड़ो, मतलब सिंपल आप बोलो कि सॉल्यूशन बना लेते हैं, ठीक। जैसे अगर सॉल्ट हुआ NaCl, तो ऑब्वियस है उसकी इस सॉल्यूशन में Na पॉजिटिव आयंस होंगे, ठीक। उसके बाद आपका काम है अब डिटेक्ट करना है कि Na पॉजिटिव आयन के लिए कौन सा टेस्ट आएगा। वो टेस्ट का चार्ट हमारे पास ये है, ओके। तो फ्लो चार्ट ये है, हम क्या करते हैं, उस ओरिजिनल सॉल्यूशन में अगर HCl ऐड करें और प्रेसिपिटेशन हो जाए HCl ऐड करने पे, तो हम कहते हैं इनमें से कोई ना कोई कैटायन प्रेजेंट है, ठीक। एग्जैक्ट कौन सा है उसके लिए फिर फर्दर टेस्ट करने होते हैं। और अगर ना हो, फिर मान लो आपके पास प्रेसिपिटेशन नहीं हुई, तब हम क्या करते हैं, तब हम उसको फिल्टर कर लेते हैं, क्लियर। और फिल्टर करने के बाद उसमें से H2S गैस पास करते हैं। और हाँ सॉरी, एक चीज रह गई,
प्रेसिपिटेशन ना होने का मतलब क्या है कि ये वाले एब्सेंट है, ये वाले कटायन तो बिल्कुल नहीं है उस सॉल्ट में जिसकी आप एनालिसिस कर रहे हो, जिसका आप बेसिक रेडिकल फाइंड आउट कर रहे हो। ठीक, उसके बाद जो आपने HCl ऐड कर दिया हुआ मिक्सचर में ये वाला, इससे आप पास करवाते हो H2S गैस। ठीक, क्लियर। उसके बाद फिर देखते हो, आप देखते हो प्रेसिपिटेशन हुई, अगर हो गई तो इनमें से कोई ना कोई कटायन प्रेजेंट है। ठीक, इनको बोलते हैं ग्रुप 2 के रेडिकल्स, और ये जो पहले वाले थे इसको बोलते हैं ग्रुप 1 के रेडिकल। और अगर ऐसा ना हुआ, प्रेसिपिटेशन नहीं हुई, इट मींस अभी भी कुछ ना कुछ कमी है, तो इसी सोल्यूशन को चला देते हैं। इसमें आपने जितनी H2S घोली है उसको निकालने के लिए आप क्या करते हो, इसको थोड़ा बॉयल कर देते हो, सो दैट जितनी H2S डिसॉल्व हुई है वो सारी की सारी निकल जाए। ओके, आपको पता है ना, अगर आप किसी लिक्विड को गर्म करोगे तो उसमें से घुली हुई गैसेस बाहर आ जाएंगी। ठीक, तो बॉयल ऑफ H2S, उसके बाद उसमें कंसंट्रेटेड HNO3 डालना है। ओके, उसके बाद आपने अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालना है एक्सेस में। अब अगर प्रेसिपिटेशन हुई तो ये वाला ग्रुप, इनमें से कोई ना कोई कटायन प्रेजेंट है, अगर ना हुई तो फिर उसी को चला देना है। ठीक, फिर उसमें से H2S गैस, उसके बाद आपने क्या करना है, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा और ऐड करना है जब तक उसमें अमोनिकल स्मेल नहीं आ जाती। अमोनिकल स्मेल मतलब अमोनिया जैसी स्मेल। उसके बाद आपने H2S गैस पास करना है। और अब अगर H2S गैस का पास करने पे प्रेसिपिटेशन हो तो ये वाले कटायन प्रेजेंट है, अगर ना हो तो मतलब एब्सेंट है, तो आपने इधर चल पड़ना है फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ। फिर आपने उसको बॉयल करके उसका H2S जो घुला हुआ है वो निकाल देना है। उसका वॉल्यूम आपने 1/3 तक रिड्यूस करना है, उसको इतना उबालना है आपने। ओके, उसके बाद आपने उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम कार्बोनेट डाल देना है। अब अगर प्रेसिपिटेशन हुई तो ये वाले कटायंस प्रेजेंट है, और अगर ना हुई तो फिर उसी से काम चला के उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालो और ये जो जो बोला डालो। ठीक, प्रेसिपिटेशन हो रही है तो इट मींस ये प्रेजेंट है, अगर नहीं हुई तो इट मींस ये प्रेजेंट है, इन दोनों में से कोई है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, हम इस पूरे प्रोसेस में ये देखते हैं कि कौन से ग्रुप वाले कटायन प्रेजेंट है, क्योंकि हमें जैसे ऐसे देखा जाए, आपको कोई अननोन चीज मिल जाए, आपने उसमें पता लगाना हो कि उसमें कोई अननोन सॉल्ट मिल गया, आपने पता लगाना है उसमें बेसिक रेडिकल कौन सा है। ठीक है, ऐसे तो कितने सिल्वर मरकरी लेड पता नहीं कितने से आए, कितने आए हैं, हजारों आए, हजारों ना सही कम से कम 40-50 कटायन है। तो ऐसे नहीं ना कर सकते कि कल्ले कल्ले कटायन का टेस्ट करें। उसके लिए हम ग्रुप टेस्ट करते हैं। पहले हम ये पता लगाते हैं कौन सा ग्रुप है, क्योंकि हमने सिर्फ 6 ग्रुप बनाए हुए हैं, सभी कटायंस को इन 6 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। तो जिस ग्रुप का टेस्ट आ जाए उसके बाद उसमें जो कटायन है उसके लिए टेस्ट किए जाते हैं, फिर पता लगाया जाता है कि कौन सा स्पेसिफिकली कटायन है। ठीक, और इस पूरे फ्लो, ये जो फ्लो चार्ट है इसमें जो कंसेप्ट लगा है वो कौन सा कंसेप्ट है, ये वाले जो अभी मैं समझाऊंगा कि जो जो हम करवा रहे थे क्यों करवा रहे थे, उसमें इफेक्ट लगा है कॉमन आयन इफेक्ट, और दूसरा इफेक्ट लगा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला। ओके, अभी समझाता हूँ इसकी थ्योरी। एक्सप्लेनेशन, the separation and identification of various basic radicals into different group is based upon solubility product principle, common ion effect principle। ठीक है, अब जैसे देखो ग्रुप 2 वाले जो हैं, ग्रुप 1 की बात नहीं कर रहा मैं, सीधा ग्रुप 2 की बात कर रहा हूँ। ठीक, जो ग्रुप 2 वाले होते हैं इसमें वो सारे कटायन लिए गए हैं जिनके सल्फाइड वाले सॉल्ट बहुत ज्यादा इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब उनका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बहुत ही लो होता है। प्रेसिपिटेशन ऑफ सल्फाइड ऑफ ग्रुप 2, sulfides of group 2 are precipitated by passing H2S gas through the solution of these cation in the presence of dilute HCl। इस dilute HCl का क्या काम है, जैसे मैंने बोला कि मरकरी जो है वो ग्रुप 2 में आता है। ठीक, और मरकरी जो है वो H2S गैस का पास करने पे प्रेसिपिटेशन क्यों देता है, क्योंकि वो HGS बन जाता है, और HGS जो है वो बहुत लेस सॉल्युबल सॉल्ट है, इसकी प्रेसिपिटेशन हो जाती है बाहर। ठीक, बट अकेली H2S गैस पास करवा लेते हैं, HCl क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसमें, है इंपॉर्टेंस। जो आपके पास ये है ना, कौन से, वेट अ मिनट, ये वाले जो हैं इनके भी सल्फाइड इंसॉल्युबल होते हैं, ग्रुप 4 वाले भी सल्फाइड इंसॉल्युबल होते हैं, ग्रुप 2 वालों के भी सल्फाइड इंसॉल्युबल होते हैं। बट ग्रुप 2 में वो वाले कटायन है जिनके सल्फाइड बहुत ही ज्यादा इंसॉल्युबल है, मतलब थोड़ा सा भी बन गया सल्फाइड तो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं मरकरी के सल्फाइड का जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है
लेट अस से 2 इंटू 10⁻⁻40 है, बहुत ही कम, कि थोड़ा सा भी ना तो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं, इनके भी सल्फाइड्स इनसॉल्युबल होते हैं, बट जैसे निकल सल्फाइड की जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, लेट अस से 2 इंटू 10⁻10 है, ठीक, मतलब थोड़े से ज्यादा सॉल्युबल है एज कंपैरिजन टू मर्करी सल्फाइड। तो इसलिए आप चाहते हो कि सॉल्यूशन से बिल्कुल ही थोड़े अमाउंट में सल्फाइड अमाउंट पास करूं मैं। अगर थोड़े अमाउंट में सल्फाइड अमाउंट पास करने पे प्रेसिपिटेशन हो रही है, तब वो ग्रुप 2 है। बट अगर प्रेसिपिटेशन करवाने के लिए आपको ज्यादा H2S लग रहा है, इसका मतलब वो ग्रुप 4 वाले प्रेसिपिटेट है। ओके, अभी मैं बताता हूँ HCl का क्या रोल था। H2S being weak electrolyte ionizes only slightly, while HCl being strong electrolyte is almost completely ionized। ठीक, तो HCl की प्रेजेंस में H2S की जो डिसोसिएशन है वो बहुत कम हो जाती है ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, तो सल्फाइड आयन ना के बराबर ही बनते हैं। बट ग्रुप 2 वाले उन ना के बराबर सल्फाइड आयन के साथ भी मिलके अपने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा कर लेते हैं अपना आयनिक प्रोडक्ट, जिसकी वजह से प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। Thus, the common ion effect take place. As a result, the degree of dissociation of H2S decrease sufficiently, and the concentration of sulfide ion in the solution becomes very small. But with this low concentration of sulfide ion, the ionic product of cations of group 2 and the sulfide ion exceed the very low solubility product of their corresponding sulfides. Therefore, the cations of group 2 get precipitated as their insoluble sulfides. On the other hand, sulfides of cations of group 3, 4, 5 and magnesium are not precipitated under these conditions because their solubility products are quite high. ओके, तो ये देखो, ये दिमाग लगाया उन्होंने, बोला कि सल्फाइड आयन चाहिए बट बिल्कुल लो। तो उन्होंने क्या किया, ग्रुप 2 टेस्ट करने से पहले उसमें HCl डाला हुआ है। एक तो HCl वैसे भी डालना था ग्रुप 1 टेस्ट के लिए, क्योंकि ग्रुप 1 फेल होगा तभी ग्रुप 2 पे आएंगे ना। ओके, अदरवाइज तो ग्रुप 1 प्रेजेंट है, हमें पता लग गया कौन सा कटायन है, बात खत्म। ठीक, तो HCl तो पहले से डाला हुआ, उसके बाद उन्होंने बोला इसमें से H2S पास करवा दो, तो वहां से उसके ग्रुप 2 में आयन आते हैं। इनफैक्ट ये ग्रुपिंग हुई इसकी वजह से है, इसी कंसेप्ट के बेसिस पे हमने ये ग्रुपिंग करी है कि पहले ऐसे करेंगे उसके बाद वैसे करेंगे, तो फिर ऐसे होगा तो ये आ गया, नहीं होगा तो अगले ग्रुप पे बढ़ जाएंगे, लाइक दिस। ठीक, अब ग्रुप 3 में क्या केमिस्ट्री लगी है उसकी बात करते हैं। प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ ग्रुप 3। Group 3 hydroxides are precipitated by adding excess of ammonium chloride to the solution of these cations, followed by addition of excess of ammonium hydroxide। जो ग्रुप 3 में सारे के सारे कटायन है वो ऐसे हैं जिनके जो हाइड्रोक्साइड वाले सॉल्ट बनते हैं वो वेरी लेस सॉल्युबल हों, वो सारे ग्रुप 3 में आते हैं। ओके, एक तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, आपने क्या ऐड किया, स्टूडेंट्स वॉइस लैग हो गई थी तो दोबारा कंटिन्यू कर रहा हूँ। जो ग्रुप 3 में कटायंस हैं वो ऐसे वाले कटायंस हैं जिनका हाइड्रोक्साइड आयन, जिनके जो हाइड्रोक्साइड सॉल्ट है ना वो बहुत लेस सॉल्युबल होते हैं। तो हमने देखना है कि बिल्कुल लेस अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन देके प्रेसिपिटेशन अगर हो गई तो इट मींस ग्रुप 3 प्रेजेंट है। तो लेस अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन कैसे देते हैं, आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हो और साथ में अमोनियम क्लोराइड डाल देते हो। पहले आप अमोनियम क्लोराइड डालते हो, उसके बाद आप सोल्यूशन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हो। ठीक, क्लियर। अमोनियम क्लोराइड की वजह से अमोनियम आयन प्रोड्यूस होते हैं, उसकी वजह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड बिल्कुल ना के बराबर आयोनाइज होता है, तो हाइड्रोक्साइड आयन बिल्कुल ना के बराबर जाएंगे सॉल्यूशन में। ठीक, इसका एडवांटेज क्या है, इसके एडवांटेज आपने ना के बराबर हाइड्रोक्साइड ही डालने हैं, क्योंकि ग्रुप 3 वाले में आपने तभी कटायन जो है, अदरवाइज एक ग्रुप ऐसा भी है जिसके हाइड्रोक्साइड आयन जो है उनका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा होता है। ठीक, तो इट मींस अगर लेस अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन डालने पे प्रेसिपिटेशन हो रही है तो वो ग्रुप 3 होगा। अगर आप ये अमोनियम क्लोराइड नहीं डालते हो, सीधा ये डाल दोगे, तो ग्रुप 5 वाले जो होंगे वो भी प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। ठीक है, आपको लगेगा ग्रुप 3 का टेस्ट किया आपने, बट एक्चुअल में वो ग्रुप 5 का टेस्ट हुआ होगा, या हो सकता है ग्रुप 3 का भी हो, हमें फिर पता नहीं लगेगा, फिर हमें और कंफ्यूजन आएगी। तो इसलिए आपने हाइड्रोक्साइड आयन ना के बराबर देने हैं, और वो ना के बराबर कब जाएंगे, जब अमोनियम क्लोराइड होगा सोल्यूशन में। ठीक है, क्योंकि तभी कॉमन आयन इफेक्ट शो हो पाएगा। ठीक,
तो अगर इस कंडीशन में प्रेसिपिटेशन हो रही है तो वो पक्का ग्रुप 3 के आयंस हैं। क्यों? क्योंकि ग्रुप 3 के ही आयंस जो हैं वो हाइड्रोक्साइड के साथ मिलके इतना ये ऐसा सॉल्ट बनाता है जिसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बहुत ही लो होता है, मतलब वो वेरी लेस सॉल्युबल होते हैं। ओके, चलो जैसे यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड गेट्स सप्रेस्ड, hence the concentration of hydroxide ion in solution decreases appreciably. But even with this low concentration of hydroxide ion, the ionic product of cation of group 3 and hydroxide ions exceed the low values of solubility products of their corresponding metal hydroxides. As a result, cation of group 3 gets precipitated in their insoluble hydroxides. On the other hand, cation of group 4, 5 and magnesium, which require a large concentration of hydroxide ions, due to their high solubility product will not precipitate it. ठीक है, यही इसमें ब्यूटी है इसकी केमिस्ट्री की। चलो नेक्स्ट आपके पास ग्रुप 4, जैसे मैंने बोला था ग्रुप 4 वाले ऐसे कटायंस हैं जिनको ज्यादा सल्फाइड लगेगा प्रेसिपिटेट आउट होने के लिए। ठीक, the sulfide of group 4 are precipitated by passing H2S gas through ammonical solution of cation. क्यों? क्योंकि ये जो अमोनिकल सोल्यूशन है ये बेस है, बेस की वजह से H2S की वजह से जो H पॉजिटिव आयन बनेगा वो न्यूट्रलाइज होगा, तो ये इसकी जो शिफ्टिंग हो जाएगी राइट हैंड साइड को, तो सल्फाइड ज्यादा बनेंगे और ग्रुप 4 वालों को ज्यादा ही चाहिए सल्फाइड। ठीक है, as a result equilibrium involving dissociation of H2S shift in the forward direction so that the concentration of sulfide ion goes on increasing. Ultimately the ionic product of the cation of group 4 and sulfide ion exceed the solubility product of their corresponding metal sulfide and hence get precipitated out. Okay, उसके बाद जो ग्रुप 5 वाले हैं उनके कार्बोनेट्स इनसॉल्युबल होते हैं, जितने भी कैटायन ग्रुप 5 में आते हैं ना वो अपने कार्बोनेट्स की फॉर्म में इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक, the carbonates of group 5 are precipitated by the ammonium carbonate solution of the solution of these cation in the presence of ammonium chloride and ammonium hydroxide. Ammonium carbonate being weak electrolyte ionizes slightly to give the carbonate ion concentration, और अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में तो और कम देगा क्योंकि बैकवर्ड शिफ्ट रहेगा। ठीक, on the other hand ammonium chloride being strong electrolyte almost completely ionized to give large amount of ammonium ions. Due to the common ion effect the dissociation of ammonium carbonate is suppressed, hence the concentration of carbonate ion in the solution decreases considerably. But even with this low concentration of carbonate ion, the ionic product of these cation and carbonate ion exceed the low value of solubility product of their corresponding metal carbonates, thus gets precipitated out. Okay, उसके बाद थोड़ा बहुत और पढ़ लेते हैं, ये लास्ट ही पॉइंट है। However, under these conditions, magnesium salt do not precipitate as magnesium carbonate since its solubility product is comparatively high and thus require a high concentration of carbonate ion for precipitation. The carbonates of sodium, potassium and ammonium are also not precipitated because they are quite soluble. तो इनका भी solubility product high है। तो सिर्फ ग्रुप 5 वाले ही हैं जो इस लो कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट आयन पे प्रेसिपिटेट आउट होंगे, ना मैग्नीशियम प्रेसिपिटेट आउट होगा, ना सोडियम, ना पोटाशियम और ना अमोनियम, तो इसलिए इनको अलग ग्रुप में डाला गया है। ओके, बस ये है दी नेसेसिटी ऑफ एडिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब आप सोचोगे अमोनियम क्लोराइड का तो पर्पस समझ में आ गया, इसके इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करना बैकवर्ड, बट अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्यों डाला, इसका क्या पर्पस है? The necessity of adding ammonium hydroxide arises due to the fact that ammonium carbonate solution usually contain a large amount of ammonium bicarbonate. ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन में ज्यादातर अमोनियम बाइकार्बोनेट होता है। Thus the cation of group 5 will form not only insoluble carbonates but soluble bicarbonates as well. बट आप चाहते हो कि ये soluble bicarbonate ना बने, तो होगा क्या, आपका जो अमोनियम बाइकार्बोनेट है, ठीक, इसको रिमूव कैसे किया जाएगा, क्योंकि अमोनियम कार्बोनेट जो लोग हैं उसमें ना चाहते हुए ये तो प्रेजेंट होंगे, तो इनको खत्म करने का क्या तरीका है, इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ रिएक्ट करके अमोनियम कार्बोनेट और वाटर बना लेता है। ओके, तो ये पर्पस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने का। ठीक, तो जब प्रैक्टिकल करोगे ना सॉल्ट एनालिसिस, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसकी वीडियोस बना के भी अपलोड करूं,
प्रैक्टिकल करते हुए, ठीक है। बट फिर भी जब प्रैक्टिकल करोगे स्कूल में, जब भी स्कूल खुल जाएंगे, +2 में भी है ये, ठीक है, +2 में भी आती है सॉल्ट एनालिसिस। तो ये थ्योरी वहां आपको वाइवा में पूछी जा सकती है कि ग्रुप 5 में क्या होता है जी, इसकी केमिस्ट्री एक्सप्लेन करो, ठीक है। और मैं चाहता हूँ पढ़ो भी आप ऐसी, तभी बेनिफिट है, सो दैट आप उस चीज को इम्प्लीमेंट भी कर पाओ। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। एंड योर चैप्टर इक्विलिब्रियम, दैट इज आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे ना हम, सेकंड पार्ट ऑफ इक्विलिब्रियम इज ओवर नाउ। नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर, रिडॉक्स रिएक्शन।